लेट्स नो चैनल में स्टूडेंट्स आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो पहला लेसन है, फर्स्ट लेसन है, इसके अंतर्गत हम लोग जो है 18 नंबर पैराग्राफ से देखेंगे। 18 नंबर में कहता है गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। ग्रीस को हिंदी में यूनान कहते हैं। गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है? देखिए, एटिक सिविलाइजेशन, ग्रीस की सभ्यता को एटिक सिविलाइजेशन कहते हैं। तो कह रहे हैं गांधी जी, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता आज कहाँ है? देन कमिंग टू इंडिया, फिर भारत में आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी constrained to say yes, I see here ancient India still living। कुछ वर्ड को देख लेते हैं। गो थ्रो का मतलब होता है रीड, पढ़ना। गो थ्रो मीन्स पढ़ना। एंशियंट यानी प्राचीन, पुराना। रिकॉर्ड्स यानी अभिलेख। रिकॉर्ड्स का मतलब हुआ अभिलेख। देन कमिंग टू इंडिया, फिर भारत में आओ या भारत में आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, और भारत में आने के बाद जब आप मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेखों को जब आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे, एंड देन लुक अराउंड यू, और अपने चारों ओर जब नज़र दौड़ाएंगे, एंड यू वुड बी constrained टू से, तो आप कहने को विवश हो जाएंगे। अब आप इस बात को बोलने को विवश हो जाएंगे। यस, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। हाँ, प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति स्टिल लिविंग, अभी भी जीवित है। जब आप दूसरे देश से घूम करके आएंगे तब आपको लगेगा कि भारत की सभ्यता संस्कृति आज भी जीवित है। नाउ पैराग्राफ नंबर 19। ट्रू, देयर वर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम। ट्रू, यह बात सत्य है। देयर वर डंग हिप्स, डंग हिप्स मतलब होता है गोबर के ढेर। डंग हिप्स यानी गोबर के ढेर, बुरे लोग कह लीजिए। ट्रू, यह बात सत्य है। देयर वर डंग हिप्स थे, गोबर के ढेर थे, फटे पुराने कपड़े में लोग थे, बुरे लोग। देखिए, कोई भी समाज है वहाँ अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। तो देयर वर डंग हिप्स, गोबर के ढेर थे, टू हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, इधर उधर। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, परंतु उन्हीं डंग हिप्स में, उसी गोबर के ढेर में रिच ट्रेजर्स, कीमती खजाना जो है ना, बरीड है, दफन है, जिसको हम आत्मा, जीवात्मा कह रहे हैं। अच्छे बुरे लोग हर समाज में हैं, तो बुरे लोगों को यहाँ पर डंग हिप्स कहा जा रहा है। एंड द reason why it has survived is that the end which Hinduism said before, it was not development along material but spiritual lines। इंड का मतलब है, होगा यहाँ पर लक्ष्मण रेखा, मतलब एक रेखा को खींच देना, इंड। एंड द रीजन, वह कारण, वाई इट हैज सर्वाइव्ड,
कि यह जीवित क्यों है, भारतीय सभ्यता संस्कृति जीवित क्यों है, कैसे जीवित है। इट हैज़ सर्वाइव्ड, यह जीवित है, इज दैट द इंड विच हिंदुज़्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। हिंदुज़्म ने, हिंदू धर्म ने यानी हिंदुस्तान ने बिफोर इट, इसके समक्ष एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया था कि इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियल, कि हम लोग मटेरियल के रास्ते पर चल करके, भौतिक वस्तु को प्राप्त करने वाले रास्ते पर न चल करके, बट स्पिरिचुअल लाइंस, यानी कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल करके हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। नाउ पैराग्राफ नंबर 20। आवर सिविलाइजेशन, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial। self-denial मतलब होता है आत्मसंयम, self-denial का मतलब होता है आत्मसंयम, और multiplying का मतलब होता है इच्छा को बढ़ाना, वृद्धि कह लीजिए, मल्टीप्लाइंग वृद्धि। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, अपने इच्छाओं के वृद्धि पर निर्भर नहीं है। हमारा स्वराज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, अपने इच्छाओं को बढ़ाते जाने पर हमारा स्वराज, हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता निर्भर नहीं करता है, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल, बल्कि आत्मसंयम पर हमारी सभ्यता संस्कृति निर्भर करता है कि हम बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स का मतलब हुआ अपने इच्छाओं को काबू में रखना, अपने ऊपर संयम रखना, अपने ऊपर संयम रखना, अपने इच्छाओं को काबू रख करके ही हम अपने सभ्यता संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। नाउ पैराग्राफ नंबर 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it। कुछ वर्ड को देखते हैं। ruin का मतलब होता है बर्बाद कर देना, इंडेवर का मतलब होता है ट्राई करना, कोशिश करना, कॉपी अर्थात नकल करना। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, गांधी जी कह रहे हैं कि इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, जो यूरोप की सभ्यता है, सूटेड फॉर द यूरोपियंस, वह यूरोप के लोगों के अनुकूल है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, परंतु यह भारत को बर्बाद कर देगा, हिंदुस्तान को नष्ट कर देगा। इफ़ वी इंडेवर टू कॉपी इट, यदि हम इसका नकल करने की कोशिश करेंगे तो यह हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। यदि हम पश्चिमी सभ्यता का नकल करेंगे तो यह चीज़ हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। उसकी सभ्यता उसके जगह पर सही है और हमारी सभ्यता हमारे देश के लिए सही है। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। आगे गांधी जी कहते हैं, दिस इज नॉट टू से, यह ऐसी बात नहीं है, दिस इज नॉट टू से, ऐसी बात नहीं है, दैट कि वी मे नॉट एडॉप्ट, कि हम एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। एडॉप्ट करना है किसी चीज़ को धारण कर लेना अपने अंदर, और एसेमिलेट का भी मतलब वही होता है, अपने अंदर किसी चीज़ को ले लेना, धारण कर लेना। तो गांधी जी कहते हैं कि दिस इज नॉट टू से, ऐसी बात नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसेमिलेट, कि हम धारण नहीं कर सकते हैं, हम अपने अंदर उस चीज़ को नहीं ला सकते हैं। वाट एवर मे बी गुड, वाट एवर मे बी गुड, यानी जो कुछ भी अच्छाई हो सकती है,
एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, और जो कुछ भी धारण करने योग्य हो सकता है, यूरोपियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो कुछ भी धारण करने योग्य हो सकता है उसे हम धारण कर सकते हैं, उस खूबी को हम अपने अंदर ला सकते हैं। एज इट डज ऑल्सो नॉट एंड इट डज नॉट ऑल्सो मीन वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि वट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन, सॉरी, एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका मतलब यह भी नहीं है दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वट एवर एविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, यानी जो कुछ भी बुराई जो यूरोपियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत, यूरोप की सभ्यता के अंतर्गत जो भी बुराई आ गया हुआ है, यूरोप के लोग उस चीज़ को पार्ट नहीं कर सकते हैं, जुदा नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पर गांधी जी यह कह रहे हैं कि यूरोप की सभ्यता के अंतर्गत अगर कुछ अच्छाई है तो हम उस अच्छाई को ले सकते हैं, अगर यूरोप की सभ्यता के अंदर कुछ बुराई है तो यूरोप के लोग उस बुराई का त्याग कर सकते हैं। मतलब उसकी अच्छाई को अगर धारण करने योग्य है तो हम उसकी अच्छाई को लें, और अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत अगर कुछ बुराई आ गई हुई है तो उसको भी, उस बुराई को त्याग कर देना चाहिए। Now paragraph number 22. The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook. कुछ वर्ड देखते हैं बेटा। आउटलुक का मतलब होता है दृष्टिकोण, और रीमॉडल का मतलब होता है परिवर्तन लाना, परिवर्तन करना। इनसेसेंट मतलब होता है लगातार, और सर्च यानी खोज। द इनसेसेंट सर्च, लगातार खोज किया जा रहा है। फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए लगातार भौतिक वस्तु का खोज किया जा रहा है। एंड, लगातार भौतिक वस्तु का खोज करना, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और इच्छाओं को बढ़ाते जाना। इज सच एन इविल, यह एक ऐसी बुराई है। इविल मतलब बुराई कह लीजिए, पाप कह लीजिए। यह एक ऐसी बुराई है, यह एक ऐसा पाप है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं साहस के साथ कहता हूँ, गांधी जी कहते हैं एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं साहस के साथ कहता हूँ दैट की यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोपियन लोगों को अपने आउटलुक में, अपने दृष्टिकोण में रीमॉडल लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा। If they are not perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves, slaves का मतलब होता है गुलाम। If they are not to perish under the weight of the comforts, यदि वे comforts के बोझ से, यदि वे सुख सुविधा के बोझ के तले दब करके मरना नहीं चाहते हैं तो उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। इट मे बी रीडिंग, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग। रीडिंग का मतलब पढ़ना होता है, यहाँ रीडिंग का मतलब आप विचार से लेंगे। रीडिंग का मतलब विचार। इट मे बी दैट, ऐसा हो सकता है, माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, मेरा विचार गलत हो सकता है। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा जो विचार है, पश्चिमी सभ्यता को लेकर के जो मेरा विचार है यह गलत हो सकता है। बट आई नो दैट, परंतु मैं यह इस बात को जानता हूँ दैट कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस, द गोल्डन फ्लिस, फ्लिस, गोल्डन फ्लिस होता है बेटा दुर्लभ वस्तु, वह वस्तु जो आपको आसानी से
न मिले। खूबसूरत वस्तु, द गोल्डन फ्लिस वह वस्तु है जिसकी रक्षा अग्नि करती है और जिसकी रक्षा विषधारी सर्प करते हैं, जिसको हम अपने बोलचाल के भाषा में मनी कहते हैं ना, मनी, कि जिसके पास मनी हो जाए वह बड़ा अमीर हो जाता है। तो गोल्डन फ्लिस यानी खूब सुंदर दिखने वाला दुर्लभ वस्तु, गोल्डन फ्लिस। तो गांधी जी कह रहे हैं कि इट में बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरा जो विचार है वह गलत हो सकता है, बट लेकिन आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस, रन आफ्टर यानी किसी चीज़ के पीछे भागना, रन आफ्टर, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ दैट कि फॉर इंडिया, भारत, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस, यदि हिंदुस्तान गोल्डन फ्लिस के पीछे भागेगा, दुर्लभ वस्तु के पीछे पीछे अगर हिंदुस्तान के लोग यदि भागेंगे, इज टू कोट सर्टेन डेथ, तो निश्चित तौर पर वे बर्बाद हो जाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, फिलोसफर मतलब होता है दार्शनिक। तो गांधी जी कहते हैं इनग्रेव का मतलब होता है बेटा उकेरना, इनग्रेव जैसे आप दीवार पर किसी कांटेदार चीज़ को लेकर के उस पर रगड़ रगड़ के जो लिखिएगा उसको इनग्रेव कहते हैं, उकेरना, है ना। तो गांधी जी कह रहे हैं कि लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, चलिए हम अपने हार्ट्स के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, एक वेस्टर्न फिलोसफर ने, फिलोसफर का मतलब दार्शनिक, पश्चिम के एक दार्शनिक ने के द्वारा एक कहावत कहा गया हुआ है, चलिए उस कहावत को हम अपने दिलों पर अंकित कर लेते हैं, अपने हृदय के ऊपर उस कहावत को लिख लेते हैं। वह कहावत क्या है, वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा वह कहा गया, वह मोटो क्या है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी हम मनुष्य का जो लिविंग है, जो जिंदगी है वह सादा होना चाहिए, एंड हाई थिंकिंग, और हमारे जो विचार हैं वे उच्च होने चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज रन द रिस्क इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। आगे गांधी जी कहते हैं टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज यह बात सही है, दैट की द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनका लिविंग जो है ना, जीवन शैली उच्च नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो गरीबी में ही अपने जीवन को जी लेते हैं, उनका लिविंग स्टाइल हमेशा लो ही रह जाता है। तो वही गांधी जी कहते हैं कि टुडे इट इज़ सर्टेन दैट, आज यह बात निश्चित है, दैट की द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों लोगों का जीवन हाई नहीं हो सकता है, उच्च नहीं हो सकता है, एंड वी द फ्यू यानी बहुत कम, बहुत थोड़े ही लोग, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेज, बहुत थोड़े ही लोग हैं जो द मासेज यानी जन समुदाय के बारे में सोचते हैं, ऐसे बहुत कम ही लोग हैं। रन द रिस्क, वे जोखिम उठाते हैं, इन ए वेन और व्यर्थ में ही, सर्च आफ्टर हाई लिविंग, और व्यर्थ में ही ऐसे लोग हाई लिविंग यानी उच्च रहन सहन के लिए वे व्यर्थ में ही, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, वे उच्च विचार को त्याग कर देते हैं, उच्च रहन सहन की तलाश में वे अपने उच्च विचार को खो देते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पैराग्राफ नंबर 23, civilization in the real sense of term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, अर्थात वास्तव में, असल में, सचमुच में, सिविलाइजेशन जो है ना, कंसिस्ट
निहित है, नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी वृद्धि, मल्टीप्लिकेशन यानी वृद्धि, यानी सभ्यता जो है ना, इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, यानी असल में जो सभ्यता है वह कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, वह इच्छाओं को वृद्धि करने में सभ्यता निहित नहीं है, बट इन द डेलिबरेट, डेलिबरेट यानी मतलब होता है जानबूझ करके, वॉलंटरी मतलब होता है स्वेच्छा से, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स यानी इच्छाओं में कमी लाना। तो गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, वास्तव में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, कंसिस्ट वह निहित नहीं है, नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, यानी इच्छाओं को बढ़ाते जाना ही सिविलाइजेशन नहीं हो सकता है, बट बल्कि इन द डेलिबरेट यानी जानबूझ करके, एंड वॉलंटरी और स्वेच्छा से, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स इच्छा को कमी करना, इच्छाओं को अपने वश में रखना ही सिविलाइजेशन है, सभ्यता है। इच्छा को लगातार बढ़ाते जाना सिविलाइजेशन नहीं है, बल्कि इच्छा को जानबूझ करके स्वेच्छा से हम इच्छाओं में, अपने इच्छा में कमी लाए, यही सिविलाइजेशन है। अगर हम ऐसा करते हैं, यदि हम अपने इच्छाओं को अपने बस में रखते हैं, तो हम क्या कर पाएंगे? दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। इंक्रीजेज मतलब होता है बढ़ावा देना, और प्रमोट्स का मतलब भी होता है बढ़ावा देना। यदि हम जानबूझ करके अपने इच्छा को अपने काबू में रखेंगे, तो दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट मतलब होता है खुशी, हम खुशी को बढ़ावा देंगे, एंड रियल हैप्पीनेस, और हमें जीवन में वास्तविक खुशी की प्राप्ति होगी, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और हमारे पास जो सर्विस का कैपेसिटी है, लोगों की सेवा करने का जो क्षमता है, उसका भी वृद्धि होगा। कहने का मतलब है, देखिए, आप दिन रात अपने ही आप में लीन रहोगे, अपने सुख सुविधाओं में आप लगे रहोगे, तो आप समाज के लिए कब क्या करोगे? जब हम इच्छा में हम त्याग करेंगे, अपने इच्छाओं को जब हम सीमित रखेंगे, तभी तो हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। यह कहना है गांधी जी का। नाउ पैराग्राफ नंबर 24। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। आगे गांधी जी कहते हैं, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, फिजिकल हार्मोनी यानी शारीरिक सुख, कंफर्ट्स सुख सुविधा प्रदान करने वाला वस्तु। तो गांधी जी कहते हैं अ सर्टेन डिग्री, डिग्री का मतलब यहाँ पर मात्रा से लेंगे, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। जो शारीरिक सुख सुविधा और भोग का जो चीज़ है, जो सुख सुविधा है, वह ए सर्टेन डिग्री तक, एक निश्चित हद तक, एक सीमा तक नेसेसरी है, आवश्यक है। हर किसी को सुख सुविधा चाहिए, लेकिन उसका एक सीमा है, एक हद तक वह नेसेसरी है, आवश्यक है, उसकी हमें ज़रूरत है। बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन जैसे ही आप एक सर्टेन लेवल से जब आप ऊपर जाएंगे, एक निश्चित मात्रा से जब आप ऊपर जाओगे, तो इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, या हिंड्रेंस बन जाता है। हिंड्रेंस मतलब होता है बेटा बाधा, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। इट बिकम्स ए हिंड्रेंस, या बाधा बन जाता है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, मदद करने के बजाय या हमारे लिए बाधा बन जाता है। देयरफॉर, इसलिए, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। delusion का मतलब होता है भ्रम, और snare का मतलब होता है जाल। therefore, इसलिए, the ideal of creating an unlimited number of wants, इसलिए लगातार इच्छाओं को बढ़ाते जाना, and satisfying them, और उन इच्छाओं की पूर्ति करना, seems
टू बी अ डेल्यूजन, एक डेल्यूजन मालूम पड़ता है, एक भ्रम मालूम पड़ता है, एक जाल मालूम पड़ता है। लगातार इच्छाओं को बढ़ाते जाना और उस इच्छा को पूरा करना एक डेल्यूजन एंड अ स्नेयर, एक भ्रम और एक जाल सा मालूम पड़ता है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट ए सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप। आगे गांधी जी कहते हैं द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, जो फिजिकल नीड्स होता है, जो शारीरिक ज़रूरत होता है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, यहाँ तक कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल नीड्स है, जो हमारी भौतिक ज़रूरत है, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, उसको एक सर्टेन पॉइंट पर जा कर के, एक निश्चित बिंदु पर जा कर के उसे डेड स्टॉप, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए। बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलपचुअसनेस, का मतलब होता है विलासिता, नहीं तो यह विलासिता का रूप धारण कर लेता है। यदि हम ज़्यादा सुख सुविधा के चक्कर में पड़ेंगे तो वह विलासिता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेज सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। नीचे जो लिखा हुआ है उस वहाँ से इस मीनिंग को पकड़ेंगे। कहता ऑल हिज एनर्जीज, यानी मनुष्य के पास जितना भी एनर्जी है, जितना भी ऊर्जा है, शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, वह केंद्रित होना चाहिए, वह केंद्रित होना चाहिए। अब आगे से देखेंगे ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेज, मतलब होता है परिस्थिति। एक मनुष्य को अवश्य ही अरेंज करना चाहिए हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेज, शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को, सो दैट, जिससे कि दे डू नॉट हिंडर हिम इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिससे कि ह्यूमैनिटी की सेवा में, मानव जाति की सेवा में वे उनके लिए हिंडर ना बने, उनके लिए वे बाधा ना बने। ऑन विच, जिसके ऊपर ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि उसके ऊपर सारी ऊर्जा जो है ना निहित है। तो इसी के साथ हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं। अगर जो है आपको हमारे द्वारा मतलब बताया गया, पढ़ाया गया यह लेसन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।